रहता था दिल्ली में 1.5 साल करीब रहा आईएएस की तैयारी के दौरान। तो वहां पे जब मैं रहता था तो कुछ दिन तक 1.5 महीने तक मेरा एक रूममेट था और बहुत एक क्लोज फ्रेंड है मेरा, अभी भी बहुत करीबी दोस्त है मेरा, अजय नाम है उसका, अजय कुमार सिंह। तो जब हम लोग मैं आईएएस की तैयारी करता था तो रुड़की का आईआईटी सुने होंगे आप लोग, रुड़की आईआईटी से वो गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडल लेकर आया दिल्ली में और ये सोच के आया कि मैं बाहर हार्वर्ड से एमबीए की पढ़ाई करूंगा, बड़ी पढ़ाई करूंगा। और ये सोच के आया, वहां पे दिल्ली में घुसा, 3-4 महीने तक उसने तैयारी की बाहर जाने की, विदेश जाने की, बड़ी पढ़ाई के लिए। फिर अचानक उसने एक दिन बोला, उसका बड़ा भाई भी हमारे साथ ही रहता था, तो एक दिन अचानक अजय ने बोला कि मैं अपने से कुछ करना चाहता हूं, मैं खुद कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप में अपना काम करना चाहता हूं। वो जब बोला तो उसके बड़े भाई ने बोला क्या करना चाहता है, तो बोला मैं आईएएस की कोचिंग खोलना चाहता हूं। ठीक है, आईएएस की कोचिंग खोलना चाहता हूं। तो उसके बड़े भाई ने कहा ठीक है, आईएएस की परीक्षा दे दो, अगर पास नहीं होगे तो कोचिंग खोल लियो, जैसा अधिकतर कोचिंग वाले करते हैं, है ना। तो उसने बोला नहीं, मैं आईएएस का परीक्षा नहीं देना चाहता हूं, मैं आईएएस की कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, सीधा बिना परीक्षा दिए। तो चला, थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ाया उसका लोग। फिर उसको सब मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा हॉल, क्लासरूम, किराया लेने के लिए कोई जगह नहीं है, जगह कैसे लोगे जब पैसे नहीं है। तो और लोग मजाक उड़ाते थे तुम तो कुटीर उद्योग हो, जैसे आप लोगों को भी लोक सेवा केंद्रों को भी बोलते हैं अरे तेरा छोटा सा काम है करके मजाक उड़ाता होगा, हो सकता है। तो अजय को भी बोलते थे कि तेरा तो कुटीर उद्योग है, अरे इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े कोचिंग रहते हैं, आपको पता है 5-5 हजार 10-10 हजार बच्चे पढ़ने वाले कोचिंग रहते हैं, करोड़ों का उनका बिजनेस रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते थे तेरा तो कुटीर उद्योग है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से कैसे तू मुकाबला करेगा। तो वो बोलता था यार वाकई कैसे मुकाबला करूंगा मैं, हम दोनों बात करते थे। तो मैं और वो डिस्कशन में मैंने एक दिन उसको बोला कि यार कोई ऐसी चीज पकड़ जिससे तेरा दूसरों से कंपटीशन ना हो और तू आगे निकल जाना। जब कंपटीशन नहीं रहेगा, तेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो तू निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा। तो बोले क्या करना चाहिए, फिर सोचता रहा। फिर उसने सोचा कभी कि आईएएस में एसए की तैयारी कराऊंगा, इंटरव्यू कराऊंगा, टेस्ट सीरीज करूंगा, कई विचार मन में आए। अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा, क्योंकि पूरे देश में टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड कोई कोचिंग नहीं। तो इसलिए उसने तय किया कि अब से मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा। और टेस्ट सीरीज कराने के लिए हॉल चाहिए था, हॉल किराया लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने तय किया, आईआईटी का पढ़ा हुआ था, तो उसने तय किया कि 1.5 लाख रुपए उधार लेते हैं, 4 कंप्यूटर खरीदा 1.5 लाख रुपए उधार लेकर, और उन 4 कंप्यूटर से उसी घर में उसी रूम में सेट किया और टेस्ट सीरीज चालू करी ऑनलाइन, कि ऑनलाइन भेज दो, ऑनलाइन हम भेजेंगे। और जो कुछ लोगों को हायर कर लिया टेस्ट चेक करने के लिए और आगे का काम करने के लिए, और 80% पैसा लोगों पे लगाया उसने शुरुआती दौर में, 80% पैसा, केवल 20% अपने खर्चा पानी के लिए रखता था, कंप्यूटर, नेट कनेक्शन, ये सब के लिए, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू किया उसने। तो एक ऐसा फील्ड को उसने पकड़ा था जिसमें और कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था, और उसने ईमानदारी से, मेहनत से काम किया, ईमानदारी से और मेहनत से काम किया। और ये काम करते करते वो इतना आगे बढ़ता चला गया। जो मैं बात बता रहा था शुरुआत करने की, वो 2005 के आसपास की है, 2005-6 के आसपास की है। आज 2017 है, 12-13 साल हुए हैं। वो इतना तेजी से आगे बढ़ा कि आज स्कूल, कॉलेज, एसएससी, रेलवे, है ना, फिजिकल कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, सब कुछ उसने स्टार्ट कर लिया। और आज वो आदमी अजय 100 करोड़ से ज्यादा पैसा प्रति साल कमाता है, 100 करोड़ से ज्यादा पैसा प्रति साल कमाता है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि उसी कमरे में रहता है जहां हम लोग तब रहते थे, उसी कमरे में अभी भी रहते हैं। महीना 10 करोड़ 8 करोड़ कमाता है उसके बावजूद। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दूसरी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सोचे कि मैं आईएएस बन गया, कलेक्टर रायपुर बन गया, मैं तो तोप हूं। ठीक है, अगर मैं तोप हूं तो यार अजय कोई कम तोप नहीं, 100 करोड़ रुपए कमा रहा है। ठीक है,
तो मैं केवल और केवल इतना बोलना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि अगर तय कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। भगवान सबको क्षमता देता है, भगवान सबको ताकतवर बनाता है, भगवान सबको दिमाग दिया है, आईक्यू दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सबके अंदर क्षमता है। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बशर्ते कि आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। मेरा फंडा क्लियर था तो मैं गांव से निकल के आईएएस बन गया। अजय का फंडा क्लियर था तो वो 100 करोड़ कमा रहा है और आज तक आईएएस की परीक्षा ही नहीं दिया है और आज तक एक भी क्लास भी नहीं लिया है, ये भी बता दूं। ऐसा मत सोचिएगा कि दिन भर 10 घंटा पढ़ाता है, वो बोलता है अपना काम नहीं है भाई पढ़ाना लिखाना, अपन बिजनेस करने के लिए पैदा हुए। ठीक है, तो उसके फंडे क्लियर होने चाहिए लाइफ में। आप जो भी करो, जहां भी करो, जैसा भी करो, लाइफ में आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। यह चीज बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। अगर हम अपने फील्ड के किंग हैं तो अपने फील्ड का किंग, तो आप अपना बिजनेस करके, अपनी उद्यमिता करके जिंदगी में जहां तक चाहो वहां तक आगे बढ़ सकते हो। आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मेरा पहला पॉइंट यही है, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूं। हम लोग जनरली सोचते हैं कि मैं तो छोटे से गांव का हूं, मैं तो चिंतलनार का हूं, सुकमा जिले के। कोई बोलेगा मैं तो बाड्रफ नगर और रामानुजगंज और शामली से आया हूं, कोई बोलेगा मैं तो पसान कोरबा जिले से आया हूं, है ना, कोई बोलेगा कि मैं बस्तर का कोंडा गांव का आया हूं। तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा जिंदगी में? किसी हर एक को लगता है, शुरू में बहुत आत्मविश्वास की कमी रहती है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, बहुत डर लगता है। जिला मुख्यालय जाने में डर लगता है गांव के युवा को। आप में से लोक सेवा केंद्र चलाते होंगे, कभी कुछ काम पड़ जाता होगा एक ब्लॉक ऑफिस से या कलेक्ट्रेट ऑफिस से, तो कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने में, घुसने में डर लगता होगा। मुझे भी डर लगता था। मैं जब छोटा था, पिताजी का देहांत हो गया था, तो माँ के साथ में हम लोग पेंशन लेने जाते थे। तब पहली बार जिला मुख्यालय रायगढ़ गए थे और वहां कलेक्टर का ऑफिस गए थे। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाके बहुत डर लग रहा था। फिर देखे कलेक्टर को कि झट झट काम निपटा देता था, दूसरों का जो बोलता था वो काम हो जाता था। तब मैंने तय किया था कि यार ये तो तोप चीज होता है, कलेक्टर बनना चाहिए। ऐसे एक दूरी रहती है, एक डर होता है कि मैं छोटे से गांव का हूं, मैं तो हिंदी मीडियम वाला पढ़ा हूं, कंप्यूटर कैसे चलाऊंगा, सीएससी सेंटर कैसे चलाऊंगा, मैं तो गांव वाला हूं, सरकारी स्कूल वाला हूं, हिंदी मीडियम वाला हूं, तो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल डर, एक मनोवैज्ञानिक डर गांव से जो आगे आता है उसके दिलो दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है, और विशेषकर हम छत्तीसगढ़िया मन में और थोड़े घूंच के रहे की प्रवृत्ति है ना, थोड़े से घूंच के रहे की प्रवृत्ति है। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों, आप अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने आसपास की जिंदगी, जिले के लोगों को जो बड़ा सक्सेस हुआ है बिजनेस में, नौकरी में, राजनीति में, जहां भी सक्सेस हुआ है, उनको आप थोड़ा सा खंगाल के देखिए। आप पाएंगे कि एक कोई राइस मिलर है मान लो, तो एक राइस मिलर का जो बेटा होता है, एक राइस मिल है पिताजी का, तो उसका बेटा उस एक राइस मिल को अपनी जिंदगी में 3-4 राइस मिल तक पहुंचा लेता है, बड़े आसानी से पहुंचा लेता है। उसको कभी दिक्कत नहीं होती, उसको कोई धक्का खाना नहीं पड़ता, पूरा जिंदगी स्मूथली चलता है और वो बढ़िया एक राइस मिल को 3-4 राइस मिल बना लेता है। एक क्रेशर वाले को आप देखेंगे तो एक क्रेशर वाले का बेटा, पिताजी के 2 क्रेशर थे, तो बच्चे उसको 5 क्रेशर तक पहुंचा देता है। होता है कि नहीं होता है? और उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन मस्त ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, बढ़िया जूते मोजे पहनता है ना, बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाता है, अंग्रेजी बोलना भी सीख जाता है बचपन में ही, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और 2 कैसर को 5 कैसर पहुंचा लेता है, बड़े किसी कॉलोनी में बड़ा से घर बना लेता है, शहर में भी एक घर बना लेता है, राजधानी रायपुर में भी घर बना लेता है, इतना कुछ हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे, आप पाएंगे, जिंदगी के अनुभवों को खंगालेंगे तो धीरू भाई अंबानी वही बनता है जो पेट्रोल पंप में चप्पल घिसता है। ये याद रखो। तो अगर आपका पृष्ठभूमि अच्छा है, आपके पिताजी धनवान हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप छोटी सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हो। छोटी सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हो, मैं भी सहमत हूं इस चीज से। लेकिन बड़ी सफलता अगर आपको अर्जित करनी है तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं ये बोलना चाहता हूं।
चांदी के चम्मच लेकर अगर पैदा हुए हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आपकी पृष्ठभूमि खराब हो। खराब पृष्ठभूमि आपकी सफलता पाने के लिए बाधक नहीं साधक है, जरूरी है। अगर आपकी खराब पृष्ठभूमि है तो आप बचपन से ही संघर्ष करना सीखते हैं, बचपन से ही धक्के खाते हैं, असफलताओं को झेलना सीखते हैं, तो आपका व्यक्तित्व ज्यादा मजबूती से विकसित होता है और जिंदगी में आप ज्यादा बड़े पायदानों तक पहुंच सकते हैं। तो किसी भी फील्ड को ले लो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे अधिकारी वाला फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो जो खराब पृष्ठभूमि से आता है वही बड़ी सफलताओं को अर्जित कर लेता है। जो अच्छी पृष्ठभूमि से आता है वो छोटी सफलता आसानी से पाता है, लेकिन बड़ी सफलता का जंप मारने का मादा उसमें नहीं रहता है, उसमें ये मादा नहीं आ पाता है। समझ रहे हो, मान रहे हो कि नहीं इस बात को? इसलिए अपने मन को कभी छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आप छोटे गांव के हो, आप अगर सुकमा जिले से आ रहे हो, आप अगर बलरामपुर के छोटे से गांव से आ रहे हो, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। आप इस चीज को अपने अंदर गांठ बांध के रख लीजिए। इस चीज को हमको मान के चलना, इस चीज को जान के चलना। अब मैं बात करता हूं सरकारी नौकरी वर्सेस अपने काम की। हम जैसे सरकारी नौकरी की बारी आती है तो बिल्कुल बाँछें खिल जाती हैं कि भाई फुर्सत, चाहे चपरासी भी बन गए, 20-25 हजार तनख्वाह तो मिल ही जाएगा, ठीक है, पेंशन वेंशन अलग, कुछ होनी अनहोनी अनुकंपा नियुक्ति अलग, ठीक है। वहाँ 6 घंटा क्या करते हैं, ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाए, चाहे चाय पिलाएं, क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब तो सेफ है ना जिंदगी, ऐसे लगता है, बट नेचुरल है। कोई भी देश जो कमजोर होता है, जिसमें फ्यूडल मेंटेलिटी होती है, उसमें इस तरह के सरकारी नौकरी के प्रति प्रलोभन ज्यादा होता है और खुद के काम करके आगे बढ़ने के मौके कम होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मौका आपको कम मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, सिस्टम नहीं होता है, सरकारी ऑफिस के चारों चक्कर काटने पड़ते हैं। आप समझ रहा हूं, मैं इस बात को मान रहा हूं। इसलिए एक जो देश डेवलपिंग होता है, कम विकसित होता है, उस देश में इस तरह की समस्याएं और इस तरह की मानसिकता होती ही होती है। इसीलिए हमको लगता है काहे धक्के खाओ यार, काहे जूते घिसो, काहे इधर उधर के थप्पड़ खाओ, उससे अच्छा है कि अपना एक छोटा मोटा सरकारी नौकरी मिले और अपना जिंदगी बढ़िया से हम जिए। ये मानसिकता और प्रबल हो गई मैकाले के जमाने में। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, आप सबको पता है, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया तो 19वीं शताब्दी के शुरू में 1800 जब स्टार्ट हुआ था, तब ब्रिटिशर्स ने जब भारत को देखा तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा देश है, इतने सारे भाषा है, इतनी सारी संस्कृति है, इतनी सारी बोली है और एक साथ एक देश के रूप में चल रहा है। इस देश को हम कैसे शासन करें, इस देश को कैसे रूल करें? ये थोड़ा इस बात को लेकर अंग्रेज थोड़ा टेंशन में आ गए और उन्होंने तय किया कि कोई बड़ी स्टडी कराते हैं कि इस देश को कैसे रूल करना है, इस देश को कैसे अपने पकड़ में बना के रखना है, कैसे गुलाम बनाए रखना है। इसके लिए ब्रिटेन में उनको आदमी की तलाश की गई तो एक बहुत ब्रिलियंट आदमी था मैकाले। मैकाले की खासियत थी कि 15 दिन के अंदर एक नई भाषा सीख लेता था। अगर फ्रेंच सीखना है, तमिल सीखना है, तेलुगु सीखना है, जर्मन सीखना है, कोई भी भाषा सीखनी हो तो मैकाले 15 दिन के अंदर सीख लेता था। तो इसलिए अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय ब्रिटेन में मैकाले को पकड़ा, बोला कि भाई चल तू इंडिया, तू जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा देंगे, तेरे को एक स्टडी करना है। तो क्या स्टडी करना है? बोले एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा देश है, बड़ा अजीब सा देश है, उसमें हर 100-200 किलोमीटर में भाषा, बोली, संस्कृति सब कुछ बदल जाती है। ऐसा एक देश है भारत, उसको हमको रूल करना है। तो उसको रूल करने के लिए तो उससे थ्योरी लिखाना है कि कैसे इस देश को रूल करना। पहले मैकाले तैयार नहीं था, यहाँ मच्छर बहुत होता है, यहाँ मलेरिया होता है, ये सब बातें थी, इसलिए मैकाले और उसकी बहन यहाँ नहीं आना चाहते थे। लेकिन फिर बड़े हेवी पैकेज दिया गया, सैकड़ों अरबों करोड़ों का पैकेज दिया गया मैकाले को, और मैकाले तब आया इंडिया स्टडी करने के लिए। और मैकाले 4 साल तक भारत में रहा और इधर उधर घूमता रहा। ब्रिटिश हुकूमत वालों ने उससे कहा कि क्यों भाई तुम अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई नई भाषा वाषा सीख नहीं रहे हो जिसके लिए तुमको लाए थे इतना हेवी पैसा देके। तो मैकाले बोलता रहा कि नहीं मैं अपना काम कर रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। 4 साल तक मैकाले भारत में रहा और वापस ब्रिटेन गया, और इन 4 सालों में मैकाले ने एक भी भारतीय भाषा सीखने की जहमत नहीं उठाई,
एक भी भारतीय भाषा सीखने की जहमत की। और ब्रिटेन जाकर उसने पेपर प्रस्तुत किया कि भारत को कैसे रूल करना है, कैसे रूल करना है। और उस पेपर में उसने लिखा कि अगर भारत को रूल करना है तो भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीय भावना को स्टडी करने की नहीं, बल्कि अपनी भाषा को उन्हें सिखाने की, अपनी संस्कृति को उन्हें सिखाने की जरूरत है। और भाषा को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक क्लास के रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। उनको बताना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी जानता है वो महान है और जो अंग्रेजी नहीं जानता वो निकृष्ट है। ये भीन भावना भारतीयों के मन में भरना पड़ेगा, ये चीज उसने सिखाई। दूसरा चीज कहा कि हमको कोई क्रिएटिव आदमी नहीं चाहिए, हमको कोई इनोवेटिव आदमी नहीं चाहिए, कोई हमको आइडिया लगाने वाला आदमी नहीं चाहिए। जबकि आप सबको पता है कि भारत में जितने इनोवेशन हुए हैं, भारत में जितने मूलभूत इनोवेशन हुए हैं, उतना किसी संस्कृति और सभ्यता में इनोवेशन नहीं हुआ था। पहली शताब्दी से, अगर पहली शताब्दी से हम बात करें तो पहली शताब्दी से 12वीं सदी तक भारत इस दुनिया का सबसे बड़ी ताकत थी। पहली सदी से लेकर 12वीं सदी तक, 1200 ईस्वी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। 1300 ईस्वी के आसपास भारत सेकेंड नंबर में गया था। 1400 ईस्वी में फिर से भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो लगभग 1400 सालों तक भारत एक डोमिनेंट कंट्री रहा, भारत एक बड़ी शक्ति रहा, सबसे बड़ी शक्ति रहा, निर्विवाद रूप से। किसी पर डोमिनेट नहीं किया भारत ने, किसी को दबाने की कोशिश नहीं की जैसे आज की विदेश नीतियां होती हैं। 1400 ईस्वी तक और इतने इनोवेशन हुए, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे गायन का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे गणित का क्षेत्र हो, जीरो दिया हमने दुनिया को। उससे बड़ा गणित का आविष्कार हो ही नहीं सकता था, उससे बड़ा गणित का आविष्कार हो ही नहीं सकता था। आप इमेजिन करिए कि अगर जीरो नहीं होता, उसके पहले कौन सी गणित की पद्धति रहती थी? रोमन पद्धति। उसमें 4 कैसे लिखते हैं याद है ना? 4 डंडा, ठीक है। उसके बाद 5 लिखना है तो फिर एक डंडा लगा के वी बनाओ, ठीक है। तो वैसे 7777 गुणे 8888 करना हो रोमन में, ठीक है, तो ये हाल भी छोटा पड़ जाए गणित बनाने के लिए। बट एक भारत के आविष्कार ने, भारत के एक इनोवेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया, दुनिया की पूरी मैथमेटिक्स को बदल कर रख दिया। हम इतने इनोवेटिव लोग रहे हैं, इतने इनोवेटिव, इतने नए सोचने वाले, नए बिजनेस करने वाले, नए तकनीक लाने वाले लोग रहे, लेकिन बीच में जो हम गुलाम हुए थे ना 18वीं सदी के आसपास, जो गुलामी का हमारा पीरियड था, ब्रिटिशर्स से गुलामी का जो पीरियड था, उस समय मैकाले ने अपनी पद्धति हमारे देश पे थोप दी और उसने बोला कि हमको कोई इनोवेटिव आदमी नहीं चाहिए। हमको क्या आदमी चाहिए? वो औद्योगिक क्रांति का जमाना था, उस समय पूरी दुनिया में उद्योग लग रहे थे, तो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर चाहिए, थोड़ा बहुत हिसाब किताब करने वाले चाहिए और बाबू चाहिए जो